अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England. अब बसरा में जो ये कुछ दिन थे ये बहुत ही शांति से गुजरे, पर अब जो लेखक थे उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि उन्हें जल्द ही मिजबिल को इंग्लैंड ले जाना होगा। जल्द ही इंग्लैंड ले जाना होगा। एंड टू कैमिसफेरना, और कैमिसफेरना वही जगह है जहाँ पे मिजबिल पहले रहता था, जहाँ से वह लेखक के दोस्त ने उन्हें मिजबिल यानी कि जो ऑटर है वह उनको भेज दिया था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। अब जो ब्रिटिश एयरलाइन थी यानी कि जो ब्रिटिश हवाई जहाज था, अब जो ब्रिटिश हवाई जहाज था लंदन तक जाने का, वह एनिमल्स यानी कि जानवरों के साथ नहीं उड़ता था, जानवरों को लेकर वह नहीं जाता था। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन। तो अब लेखक ने पेरिस तक की एक दूसरी ऐसी फ्लाइट यानी कि हवाई जहाज लिया, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वह पेरिस से लंदन तक की दूसरी फ्लाइट लेते यानी कि दूसरा हवाई जहाज लेते। The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square. अब जो हवाई जहाज के कर्मचारी और सब थे उन्होंने ये बोला कि जो मिजबिल है उसको एक 18 इंच के डब्बे में बंद कर देना चाहिए, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो लेखक के जो पैर हैं वहां जमीन पर रहेगा वो डब्बा मिजबिल के साथ। आई हैड अ बॉक्स मेड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड। अब लेखक ने ऐसा एक डिब्बा बनवा दिया और 1 घंटे बाद I put Midge into the box so that he would become accustomed to it. 1 घंटे पहले हवाई जहाज में जाने के 1 घंटे पहले उन्होंने मिजबिल को उस बक्से में यानी कि उस डिब्बे में रख दिया ताकि वह थोड़ा सा उसको आदत पड़ जाए उसमें रहने की। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और जल्दबाजी में खाने के लिए निकल गए। अकस्टम्ड का मतलब होता है कि किसी चीज की आदत पड़ना। When I returned there was an appalling spectacle. अब जब लेखक वापस आए खाना खाकर तो उनके सामने जो उन्होंने देखा जो एक भयावह तमाशा उन्होंने अपने सामने देखा, तो उन्हें भयावह तमाशा अपने सामने देखा। There was complete silence from the box. डिब्बे में एकदम शांति थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी डिब्बे में से। But from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. पर जो छेद थे उस डब्बे में ताकि हवा आ जा सके, वहां पर खून गिरकर सूख गया था। ब्लड यानी कि खून, और एयर होल्स का मतलब है जो डिब्बे में छेद करे गए थे, छेद करे गए थे जो हवा के लिए। आई whipped off the lock and tore open the lid. अब लेखक ने फटाफट लॉक खोला और लिड को हटाया, यानी कि जो ऊपर जिससे वो बंद था बक्सा उसे हटाया। And Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. और मिजबिल जो है वो बहुत ही थकान में, exhausted यानी कि थकान में, और ब्लड स्प्लैटर्ड यानी कि एकदम उसके शरीर पर खून के धब्बे थे, खून की छींटे कह सकते हैं, और वह बहुत ही ज्यादा एकदम से वह मतलब जो लेखक है उनके पैर को उसने पकड़ लिया रोते हुए। He had torn the lining of the box to shreds. अब डिब्बे के अंदर जो एक लाइनिंग लगी हुई थी उसने वह टुकड़ों टुकड़ों में मतलब उसे फाड़ दिया था पूरा। श्रेड्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे।
when I removed the last of it so that there was no cutting edges left. अब जब लेखक ने वो सब हटाया ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो अंदर जो नुकसान पहुंचा सकती है मिजबिल को. इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight. उनके उड़ान लेने के समय में अब सिर्फ 10 मिनट रह गए थे. एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट. और जो हवाई अड्डा था, एयरपोर्ट यानी कि जो हवाई अड्डा था, वह 5 मील दूर था. आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन द बॉक्स. उन्होंने वापस से मिजबिल को उस डब्बे में रखा. होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड. और जो उसके ऊपर का ढक्कन था उसे अपने हाथ से दबाकर रखा. I sat in the back of the car with the box beside me. फिर वह गाड़ी में बैठ गए और डब्बे को अपने साइड में रख लिया. beside यानी कि अपने बराबर में उन्होंने रख लिया. As the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. और फिर जो गाड़ी चलाने वाला था यानी कि जो ड्राइवर था वो बसरा की जो सड़कें हैं उसमें से ऐसे निकल रहा था जैसे कोई गोली निकल रही हो. The aircraft was waiting to take off. अब जो हवाई जहाज था वो बस निकलने ही वाला था, टेक ऑफ करने ही वाला था. I was rushed through it by infuriated officials. और फिर जो बहुत ही infuriated का मतलब होता है क्रोधित यानी कि गुस्से में. तो जो क्रोधित कर्मचारी थे वह फटाफट उन्हें हवाई जहाज तक ले गए. Luckily the seat booked for me was at the extreme front. अब लेखक कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि जो मैंने अपने लिए जो स्थान बुक किया था वह एकदम सामने ही सामने था. फ्रंट यानी कि सामने या एकदम आगे ही था. I covered the floor around my feet with newspapers. लेखक ने अपने जो जमीन थी अपने पैरों के आसपास वहां पर अखबार बिछा दिए. न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबार बिछा दिए. रैंक फॉर द एयर होस्टेस को यानी कि जो हवाई जहाज में काम करती हैं, जो खाना लेकर आती हैं, आपकी बाकी चीजों में सहायता करती हैं, जो एयर होस्टेस जिन्हें कहते हैं, तो उन्हें बुलाया लेखक ने. एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज टू कीप इन अ कूल प्लेस. और मिजबिल के लिए जो वह मछली लेके आए थे खिलाने के लिए मिजबिल को, उन्होंने उसे वह दे दिया कि वह एक ठंडी जगह पर, कूल यानी कि एक ठंडी जगह पर उसे रख दें उस मछली को. I took her into my confidence about the events of the last half hour. और फिर उस एयर होस्टेस को जो लेखक है उन्होंने पिछले आधे घंटे में, हाफ आवर यानी कि आधे घंटे में जो हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताया. I have retained the most profound admiration for that air hostess. और लेखक कहते हैं कि आज तक उनके अंदर इतनी ज्यादा एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा है उस एयर होस्टेस को लेकर. एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा है उस एयर होस्टेस को लेकर. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड. क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा अलग थी बाकियों से और एकदम वन ऑफ अ काइंड थी कि वह हजारों में से एक थी. वह इतनी ज्यादा अच्छी थी. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी. उन्होंने मुझे जो एयर होस्टेस है उसने सलाह दी लेखक को कि वह अपने घुटने पर अपने जानवर को रख ले. नी यानी कि घुटना. And I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और अब जो लेखक है वह इतना ज्यादा आभारी महसूस कर रहे थे उस एयर होस्टेस के लिए कि वह शायद उसका हाथ चूम लेते इसी बात पर. बट नॉट नोइंग ऑटर्स, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है वह इतना ज्यादा आभारी महसूस कर रहे थे. बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड. पर लेखक ने कहा क्योंकि वह ऊद बिलाव को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, जो इसके बाद हुआ जब उन्होंने अपने घुटने पे रख लिया मिजबिल को, तो वह उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. अब हम आगे देखेंगे कि मिजबिल ने आखिर करा क्या ऐसा. मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. एक झटके में मिजबिल डब्बे में से बाहर आ गया था. इन अ फ्लैश मतलब एक झटके में.
ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो एकदम स्पीड में जो हवाई जहाज है उसके मतलब हवाई जहाज में भाग गया और एकदम गायब हो गया। There were squawks and shrieks, दूर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। And a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat, a rat!" और एक औरत तो अपनी जो स्थान है यानी जो सीट थी उस पे ऊपर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, "एक चूहा, एक चूहा!" रैट यानी कि चूहा, मतलब उन्हें लगा कि वह एक चूहा है और एक ऑटर नहीं है। स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स का मतलब है चिल्लाना। I caught sight of Mid's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. और फिर जो लेखक है वह कहते हैं कि मैंने जो मिजबिल है उसकी पूंछ एकदम से मुझे दिखी, जो कि एक सफेद रंग की पगड़ी पहने हुए जो एक इंडियन था, यानी कि जो एक भारतीय इंसान था। वाइट टर्बन इंडियन यानी कि सफेद पगड़ी पहने हुआ एक भारतीय। तो सफेद पगड़ी पहने हुए जो एक भारतीय था, उन्होंने देखा कि वह उनकी सीट के नीचे, यानी कि उनका जो स्थान था जहां वह बैठे हुए थे उसके नीचे वह जा रहा था मिजबिल। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। अब लेखक ने एकदम से छलांग मारी उसे पकड़ने के लिए मिजबिल को, पर वह मतलब उसे पकड़ने से चूक गए। मिस्ड यानी कि वह चूक गए उसे पकड़ने से। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, पर उनका जो चेहरा था लेखक का वह दाल से सन चुका था। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat. अब जो एयर होस्टेस थी उसने बहुत ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि शायद अच्छा होगा अगर आप वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं, and I will find the animal and bring it to you. और मैं उस जानवर को ढूंढकर आप तक ले आती हूँ। I returned to my seat. और अब जो लेखक है वे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter. और फिर लेखक जो है वह बार बार अपनी गर्दन मोड़ कर, क्रेनिंग यानी कि अपनी गर्दन मोड़ कर इधर उधर देख रहे थे ताकि वह देख सकें कि कौन और कैसे उसे पकड़ रहा है ऑटर को, उनके मिजबिल को। जब अचानक से उन्हें एक अपने पैरों की तरफ से एक बहुत ही परेशान भरी चिटर सुनाई दी। डिस्ट्रेस्ड यानी कि परेशान भरी उन्हें चिटर यानी कि जो ऑटर में बताया था जो आवाज निकालता है वो सुनाई दी। ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगिन टू नजर माई फेस एंड माई नेक। और फिर मिजबिल जो था वह एकदम से लेखक के घुटने पर कूद गया और अपनी उनके जो चेहरा है उसमें घुसने लगा और उनके गर्दन में घुसने लगा अपना प्यार दर्शाते हुए। नजल यानी कि नजल का मतलब होता है कि नाक से जब जानवर जो अपनी नाक को रगड़ते हैं या सूंघते हैं तो उसे नजल करना कहते हैं, कि वो आपकी गर्दन या आपके एकदम चेहरे में घुस गए हैं, सूंघ रहे हैं आपको खुशी से। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब है भविष्य में होने वाली किसी बात से बहुत डर रहना। तो अब जो लेखक थे जब उन्हें इंग्लैंड लेके यानी कि कैमस फेरना वापस लेके जाना था मिजबिल को, तो वह ही वॉज ड्रेडिंग द प्रोस्पेक्ट यानी कि वह भविष्य में होने वाली चीज से बहुत डर रहे थे। एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, एक चौंकाने वाला दृश्य। तो यानी कि वह जब मिजबिल को जब खाना खा के वह वापस आए तो उनके सामने जो उन्हें दृश्य देखा वह एकदम चौंकाने वाला था। रिकोशेटिंग बुलेट, एक गोली जो दीवार से टकराने के बाद दिशा बदलती है तो उसे रिकोशेटिंग बुलेट कहते हैं। टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस का मतलब है मेरा अनुभव या रहस्य साझा किया, कि यानी कि जब एयर होस्टेस को लेखक ने बताया कि आधे घंटे पहले मिजबिल के साथ क्या हुआ था तो उन्होंने अपना अनुभव उसके साथ साझा किया, उसके साथ बांटा। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है लाल पीला होना या बहुत गुस्सा हो जाना, जो कि
जो हवाई अड्डा था उसके कर्मचारी थे जब लेखक देरी से आए थे। पोटली का मतलब है मोटा, यानी कि जो वो सफेद पगड़ी में जो भारतीय था वह मोटा था, तब यह शब्द इस्तेमाल हुआ था। नज़ल का मतलब है धीरे से रगड़ना, जैसे कि मैंने कहा जब अपनी नाक रगड़ते हैं और सूंघते हैं तो उसे नज़ल करना कहते हैं। बाउंडेड ऑन टू का मतलब है जल्दी चढ़ना, कि जब लेखक जो मिजबिल था वह अचानक से लेखक के ऊपर जब उसने उनके घुटने पर छलांग मारी तो उसे तब यह शब्द इस्तेमाल हुआ था कि वह जल्दी चढ़ रहा था उनके ऊपर। विप्ड ऑफ का मतलब है जल्दी से उड़ना। अब हम वापस से कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आता रहे कि इस कहानी में क्या होता जा रहा है, क्योंकि ये कहानी काफी लंबी है। तो पहला प्रश्न है, हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, कि मिजबिल जो है उसे इंग्लैंड कैसे पहुंचाया जाने वाला था। तो मिजबिल को एक डब्बे में बंद कर कर या एक बक्से में बंद कर कर डब्बे में बंद कर कर ले जाना था हवाई जहाज से। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश हवाई जहाज के लोगों ने मना कर दिया था कि वह नहीं जानवरों को अपने अ, हवाई जहाज में आने में के लिए अनुमति देते हैं, तो इसीलिए लेखक ने दो टिकट बुक करवाई। एक थी जो कि उन्हें पेरिस ले जाती और फिर पेरिस से वह इंग्लैंड पहुंचते। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, कि मिजबिल ने जो बक्से में वह बंद था उसका क्या किया। व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल यानी कि जो लेखक है उन्होंने क्यों वापस से अपने ऑटर को बॉक्स में यानी कि डिब्बे में रख दिया। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, और आपको क्या लगता है उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने ऐसा करा होगा कि उन्होंने वापस से मिजबिल को उस डब्बे में डाला। तो अब जो बक्सा था यानी कि जो डिब्बा था इसमें मिजबिल बंद था, उसमें एक मेटल की लाइनिंग लगी हुई थी। तो जब मिजबिल को अच्छा नहीं महसूस हो रहा था उस डब्बे के अंदर, तो उसने बाहर निकलने की कोशिश करी और जो वह लाइनिंग थी अंदर डब्बे के उसको फाड़ा। वो फाड़ने की वजह से मिजबिल जो है उसको हानि हो गई, उसका खून निकल आया। तो मिजबिल ने ये किया था उस डब्बे के साथ। Why did Maxwell put the otter back in the box? अब मैक्सवेल यानी कि लेखक ने क्यों उसे वापस डब्बे में, तो उन्होंने इसीलिए उसे डब्बे में वापस डाल दिया क्योंकि उनके पास कोई और तरीका ही नहीं था मिजबिल को वापस इंग्लैंड ले जाने का। उन्हें उसे डब्बे में बंद करना ही था ताकि वह हवाई जहाज में आ सके। उन्हें ये करते वक्त बहुत ही ज्यादा दया आई होगी मिजबिल पर, उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा ऐसा करते वक्त, क्योंकि वह मिजबिल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वह उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, कि जो लेखक है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि जो एयर होस्टेस है वो लाखों में एक है या बहुत ही अनोखी है। तो अब जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ही ज्यादा दयालु थी और उसने जो लेखक है उनकी बात समझी कि वो जो ऑटर है यानी कि मिजबिल जो है उसे कितना अजीब महसूस हो रहा होगा उस बक्से में बंद होकर, और इसीलिए उन्होंने लेखक को ये सलाह दी कि वह मिजबिल को अपने घुटने पर बिठा सकते हैं। और इसीलिए जो लेखक है यानी कि मैक्सवेल उन्होंने कहा कि वह अनोखी बहुत ज्यादा अनोखी है या लाखों में एक है। What happened when the box was open? अभी चौथा प्रश्न है कि क्या हुआ था जब बक्सा जो था यानी कि डिब्बा था वह खुला। तो हम सभी को पता है कि क्या हुआ था जब मिजबिल का डिब्बा खोला गया था। मिजबिल जो है वह पूरे हवाई जहाज में भागने लगा, सारे जितने भी लोग थे उनको डराने लगा। तो मतलब सब कुछ बहुत ही ज्यादा सब कुछ एकदम उथल पुथल हो गई थी हवाई जहाज के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। अब अब इस घटनापूर्ण यात्रा के बाद, इवेंटफुल जर्नी का मतलब है इस घटनापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और जो उनका ऑटर है वह लंदन पहुंचते हैं
जहाँ पर लेखक का एक घर है, यानी कि एक फ्लैट है। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मिजबिल और लेखक जो है वो 1 महीने के लिए लंदन में ही रहे। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell. वो घंटों तक अलग अलग खिलौनों से, गेंद से, कंचों से या रबर के जो फल होते हैं इन सब चीज़ों से खेलता रहता था। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शल्स, जो कि लेखक जो थे लेकर आए थे उसके लिए जहाँ पे वो रहता था, यानी कि कैमू फेरना जहाँ पे वो रहता था वहां से वह ये सब खिलौने उसके लिए लेके आए थे। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। जो उसके पास इतनी छोटी सी एक बॉल थी उससे उसने एक नया गेम बनाया, विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, जिसकी वजह से वो आधे घंटे तक तो जरूर उसमें लगा रहता था, उसमें ही जुटा रहता था, मग्न रहता था। इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना। तो उसने एक नए गेम का, यानी कि एक नए खेलने की चीज का आविष्कार किया था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. अब एक जो ऐसा सूटकेस था लेखक के पास जो वो इराक लेके गए थे, वह खराब हो गया था जब वह वापस घर आ रहे थे। So that the lid when closed remained at a slope from one end to the other. तो अब जो उसे बंद करने का जो ऊपर का हिस्सा था वो जब बंद होता था तो वह हमेशा एक ढलान में रहता था। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो मिचबिल जो है उसने ये देखा कि अगर, क्योंकि वो ऐसे ढलान पे अगर सूटकेस है, सूटकेस का जो ऊपर का हिस्सा है जो वैसे ढलान पे है, तो मिचबिल ने देखा जब वो बॉल को इस ऊंचाई से इस ऊंचाई पर रखता है तो वह अपने आप लुढ़कते हुए नीचे आ जाती है। तो ये उसका नया खेल था जो उसे बड़ा पसंद था। स्लोप का मतलब होता है ढलान, कि सूटकेस जो था उसमें एक ढलान आ गई थी। He would dash around to the other end to ambush its arrival. और फिर जैसे ही वो जो पिंग पोंग गेंद थी वो जैसे ही इस तरफ आती थी गिरकर, उतनी देर में मिचबिल भाग कर इधर आता था ताकि उसे पकड़ सके। Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise. वो छुपता था उस गेंद से, धीरे धीरे पास आता था कि अचानक से उसे डराकर और पकड़ लेगा। एंड ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। उसे पकड़कर वह वापस से चलकर उस ऊंचाई वाली तरफ जाता, उसको वापस से रखता और वापस से यही खेल दोहराता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड। अब घर के बाहर जो लेखक थे वह उसे हमेशा घुमाने के लिए और कसरत के लिए ले जाते थे। एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, उसी तरीके से जैसे कि वो जो मिचबिल है वो एक कुत्ता हो, इसी तरीके से वह उसे घुमाते थे। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. और अब मिचबिल ने कुछ ऐसी आदतें पाल ली थी जो वो हमेशा जब भी घूमने के लिए जाता था लंदन की सड़कों पे तो वह वो करता था। कंपल्सिव हैबिट्स यानी कि आदतें जो कि उसे करनी ही होती थी। Like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. उसी तरीके से जैसे जो बच्चे होते हैं वह स्कूल जाते वक्त और स्कूल से वापस आते वक्त जो भी जितने भी सड़कों पे जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक्स हैं, तो वह उनका नया खेल था कि वह एकदम उस स्क्वायर के अंदर ही उस अपना पैर रखेंगे। ऐसा आपने भी शायद कभी करा होगा, अपने आप मन से कुछ ना कुछ खेल बनाए होंगे। Must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post.
तो और भी ऐसी चीज़ें जो बच्चे जैसे करते हैं कि जितनी भी आयरन की जो यानी कि लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं, लोहे की रेलिंग, तो लोहे की जो रेलिंग होती है, तो उसमें जो 7वां रेलिंग होती है जो कि ऐसे सीधी खड़ी होती है, उसको छूना सिर्फ, या जो दूसरा स्ट्रीट लाइट होती है यानी कि जो सड़कों पे जो लाइट लगी होती है, तो उसके बाहरी तरफ से निकलना। तो ये सब कुछ-कुछ ऐसे खेल हैं जो कि बच्चे करते हैं और वैसे ही मिजुअल ने भी ऐसी कुछ आदतें पाल ली थी। ऑपोजिट टू माय फ्लैट वाज़ अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। अब लेखक के जो घर था यानी कि जो फ्लैट था उसके दूसरी दिशा में उसके एकदम सामने यानी कि एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल यानी कि एक मंजिला प्राथमिक स्कूल, एक मंजिला प्राथमिक स्कूल या विद्यालय। तो उनके घर के सामने ये था। Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, जिसके सामने एक थोड़ी नीची दीवार थी जो कि 2 फुट ऊंची थी। फ्रंटेज का मतलब होता है सामने, और 2 फुट ऊंची थी। On his way home but never on his way out, Midge would tug me to this wall. अब जब वह घूमकर वापस घर आ रहे होते थे, तब मिजबल जो है वो हमेशा लेखक को खींच कर उस दीवार की तरफ ले जाता था। टग मी का मतलब होता है खींच कर। खींच कर वह लेखक को वहां ले जाता था उस दीवार की तरफ। जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards. उस पर चढ़कर, ऊपर कूद के उस पर वह चढ़कर, और जो 30 यार्ड जो 30 गज तक वो जो दीवार थी वह चलती थी 30 गज तक, तो वह तब तक वो 30 गज जो थे मिजबल उसके ऊपर ही चलता रहता था। और ये हमेशा वो तब करता था जब वह घूमकर वापस घर आ रहे होते थे, तब नहीं जब वह घर से घूमने के लिए जा रहे होते थे। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और अंदर अब जो बच्चे पढ़ रहे होते थे या जो अध्यापक और सब होते थे जितने भी कर्मचारी, वो सब के सब उनका ध्यान जो था वह भटक जाता था। डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान भटकना। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. अब लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब बात है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब बात है कि एक लंदन में रहने वाले इंसान को नहीं पता कि ऑटर कैसा दिखता है। रिकॉग्नाइज यानी कि वह पहचानते नहीं। कि एक ऑटर कैसा दिखता है, तो वह कहते हैं कि ये कोई अजीब बात नहीं है। But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. पर अब लेखक कहते हैं लेकिन लोग जो इतना ज़्यादा तुक्का मारते हैं कि ये कौन सा जानवर हो सकता है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित लगता है। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines. तो otters जो हैं वो एक छोटे से, तो ये छोटे से समूह में होते हैं, मतलब जो otters हैं वो एक छोटे से समूह का हिस्सा होते हैं। स्मॉल ग्रुप यानी कि समूह, छोटा सा समूह, मतलब एक छोटे समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें मस्टलिन्स, उन जानवरों को जो छोटे समूह में जो जानवर होते हैं उन्हें मस्टलिन्स कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? इसमें बैजर आता है, मोंगूज यानी कि नेवला, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, और ये सारे जितने भी जानवर हैं सभी के सभी ऐसे ऑटर या नेवले जैसे ही दिखते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया है, ये सब ऐसे ही दिखते हैं जानवर। तो ये सब उस छोटे से समूह का हिस्सा है।
I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelians but the otter. अब जो लेखक हैं उन्हें बहुत सारे अलग अलग प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं और वे सारे के सारे बाकी सारे मस्टलिन्स की तो बात करते हैं, यानी कि बाकी सारे यानी कि मोंगूज, वीजल्स, टोट, मिंक, बैजर, इन सब जानवरों की तो बात करते हैं, लेकिन कोई भी ऑटर की बात नहीं करता। कि सब लोग तुक्का मारते कि हाँ शायद मोंगूज होगा, शायद वीजल होगा, लेकिन कोई भी ऑटर नहीं बोलता है। More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. और भी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी तुक्का मारते हैं, तो वो कोई कहता है कि ये बेबी सील है, यानी कि सील का बच्चा है, या फिर एक गिलहरी है, या फिर स्क्विरल यानी कि गिलहरी है। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? एक ने तो कह दिया कि क्या ये वॉलरस है? वॉलरस भी सील जैसा ही दिखने वाला एक जानवर होता है। रिड्यूस मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। तो अब जैसे ही किसी ने पूछा कि क्या ये वॉलरस है, लेखक से जब पूछा, तो वह एकदम से उनसे हंसी अपनी नहीं रोकी गई। और जब वह एक कुत्ते के जो शो होते हैं उसके बाहर जब थे, तो किसी ने तो जो ऑटर है उसे जल हस्ती तक बुला दिया था, यानी कि हिप्पोपोटामस बुला दिया था। अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, कोई कहता है कि ये कूद है, कोई कहता है कि ये एक भालू का बच्चा है, कोई कहता है कि ये तेंदुआ है। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, एक ऐसा तेंदुआ जिसके जो शरीर पे जो धब्बे होते हैं, जिसे तेंदुए को पहचाना जाता है कि उसके वो जो तेंदुए के जो धब्बे हैं वह बदल गए हैं। एंड ब्रोंटोसॉर, ब्रोंटोसॉर विच वाज एनीथिंग बट एन ऑटर। ब्रोंटोसॉर एक डायनासोर के ही उसमें आता है, डायनासोर की प्रजाति का एक तरीके से। अब लेखक कहते हैं मिजबिल एक ऑटर को छोड़ के सब बन चुका था। कोई भी ये नहीं कहता था कि मिजबिल एक ऑटर है, हर किसी ने उसे अलग अलग जानवरों का नाम से दे दिया था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. अब लेखक कहते हैं कि लेकिन जो एक प्रश्न है जिसे मैं सबसे ज्यादा अंक दूंगा, स्कोर यानी कि अंक दूंगा, वो एक लेबरर यानी कि एक काम करने वाले इंसान से आया, एक तरीके से कह सकते हैं मजदूर से आया, लेबरर यानी कि मजदूर। एक मजदूर से वह प्रश्न आया जो कि एक सड़क में गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल। अब लिखा कहते हैं मैं उससे काफी दूर था जब उसने अपना जो गड्ढा खोदने के लिए जिस चीज का वो इस्तेमाल कर रहा था उसको रखा। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स एंड बिगिन टू स्टेयर, और अपने जो हाथ थे उन्हें कमर पे रखकर और वो घूरने लगा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront. अब जैसे जैसे लेखक उसके पास पहुंचते जा रहे थे, तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित होके और एक अपमानित तरीके से लेखक को देखता। सरप्राइज एंड अफरंट, अफरंट का मतलब होता है अपमानित तरीके से। As though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. जैसे कि वो लेखक को ये पहले से ही चेतावनी दे रहा हो कि मेरे साथ कोई मजाक मत करना। I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Hey, mister, what is that supposed to be?" और फिर जब लेखक एकदम उसके सामने खड़े हो गए थे, तो वह गुस्से में उनको घूरता और कहता कि अरे मिस्टर, ये क्या जानवर है? What is that supposed to be? ये क्या जानवर है? अब पहले हम जान लेते कुछ महत्वपूर्ण शब्द। टेरापिन शेल, टेरापिन शेल उत्तरी अमेरिका में पाया गया छोटे कछुए का खोल है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो उसे टेरापिन शेल कहते हैं। टेरापिन शेल भी एक ऐसी चीज थी जिससे जो मिजबिल था वह खेल सकता था, यानी कि जो ऑटर्स है वे खेलते थे। डिस्ट्रैक्शन, कुछ ऐसा जो किसी का ध्यान खींच ले।
कंपल्सिव हैबिट्स, आदतों को नियंत्रित करना असंभव, यानी कि अगर कोई चीज करनी है तो फिर करनी ही है। एनग्रॉस्ड का मतलब है पूरी तरह से दिलचस्पी, यानी कि आप इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, मजे में देख रहे हैं। एम्बुश का मतलब है किसी गुप्त स्थान से अचानक आक्रमण करना, यानी कि किसी पर एकदम से अटैक कर देना। अपराइट का मतलब है पोस्ट या रोड, यहाँ पर अपराइट का मतलब है पोस्ट या रोड, यानी कि इसे डंडा सा होता है ना, तो उसे अपराइट यहाँ पे कहा गया है। बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब है अनुमानों से भरे सवालों की एक धारा, जैसे कि सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि मिजबल जो है वो कौन सा जानवर है, तो वो बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, यानी कि लेखक से वह ऐसे बहुत से सवाल पूछ रहे थे अनुमान लगा लगा के। What game had Midge invented? वो कौन सा ऐसा खेल था जो मिजबिल ने आविष्कार जिसका किया था। तो वो खेल था कि जो लेखक, वो एक गेम्स के साथ खेल था कि जो लेखक का सूटकेस था जो खराब हो गया था, तो उसमें एक ढलान आ गई थी। तो मिजबिल क्या करता था, वो सूटकेस के जो ऊपर, जो अगर सूटकेस की ढलान ऐसे है तो वह ऊपर की तरफ अपनी गेंद को रखता था और नीचे की तरफ वह गिरती हुई आती थी और फिर वो इधर आकर उसे पकड़ लेता था। तो ये वो खेल था जो मिजबिल ने जिसका आविष्कार किया था। दूसरा प्रश्न है व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स? व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिज? तो अब जो कंपल्सिव हैबिट्स होते हैं, यानी कि ऐसी आदतें जो नहीं छोड़ी जा सकती, तो वह क्या मतलब कि कंपल्सिव हैबिट्स यानी कि ये क्या होता है इसका मतलब। और मैक्सवेल के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चे और मिजबिल के लिए कौन सी ऐसी आदतें हैं जो वह नहीं छोड़ सकते। तो कंपल्सिव हैबिट्स में आपको बता दिया, एक ऐसी आदत जो कोई इंसान छोड़ नहीं सकता, या ऐसी कोई भी अजीब चीज जो एक इंसान करता है या एक जानवर करता है बिना किसी रीजन के या बिना किसी उचित वजह से। मैक्सवेल को क्या लगता है कि बच्चों और मिज के लिए ऐसी क्या आदतें हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वह कहते हैं कि जो भी अगर सड़क पर टाइल्स लगी हुई हैं तो वह उसमें सही से पैर रखेंगे उसके बीच में एकदम, और जो लाइट्स लगी होती हैं सड़क पर, तो जो दूसरा ऐसे वो होता है, जो रॉड होती है एक तरीके से, जो दूसरा ऐसे लाइट का एक रॉड होती है, तो वह उसकी बाहरी तरफ से ही जाएंगे। या फिर कह सकते हैं या फिर हर सातवीं जो सीधी खड़ी हुई लोहे की रेलिंग है उसे छूना। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो स्कूल के बच्चे करते हैं। अब जहाँ तक मिजबिल की बात है, तो मिजबिल जो है वो लेखक के घर के सामने जो एक विद्यालय था, उसके सामने जो दीवार थी एक 2 फुट ऊंची, वह उसके ऊपर जब भी वह वापस आ रहा होता था घूमकर, तो वह हमेशा लेखक को वहां खींच कर ले जाता था और उस दीवार के ऊपर चढ़कर उस पे 30 गज तक चलता था। तो यह एक आदत थी जो मिजबिल की जो नहीं छूट सकती थी। अब तीसरा प्रश्न है व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू? कि ऐसा कौन सा समूह है, ग्रुप का मतलब मैं आपको पहले बताया था, ऐसा कौन सा समूह है जहाँ जिसका एक हिस्सा ऑटर्स होते हैं। तो जो समूह है उसका नाम है मस्ट लाइन्स। तो ये वो नाम है, ये वो समूह है जिसका हिस्सा ऑटर्स होते हैं। चौथा प्रश्न है व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज? कि ऐसे कौन कौन से अनुमान हैं जो लंदन के लोगों ने लगाए कि मिज जो है वो कौन सा जानवर है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, किसी ने उसे तेंदुआ बुलाया, किसी ने उसे वॉलरस बुलाया, किसी ने गिलहरी बुलाया। तो ऐसी बहुत से नाम हैं जिसके लेकर उन्हें अनुमान लगाए कि शायद ये वाला जानवर है या वो वाला जानवर है, पर किसी ने भी ऑटर नहीं गेस किया या अनुमान नहीं लगाया कि वह ऑटर है।
अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। अभी तक तो हमने इस कहानी को लेके बीच में चर्चा करी है, लेकिन अब हम आएंगे प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है, what things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? ऐसी कौन सी चीजें मिजबिल ने करी हैं जिससे आपको पता चलता है कि वह एक बुद्धिमान, मित्रता मित्रतापूर्ण और फन लविंग यानी कि खुश मिजाज जानवर है जिसको प्यार की जरूरत है। तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको ये बताती हैं? आप लोग चाहें तो वापस इस स्टोरी यानी कि जो कहानी है उसको देख सकते हैं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। पर मैं तब भी चाहती हूँ कि आप अपने आप से प्रयास करें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो अब जैसे कि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें जो मिजबिल ने करी जिससे हमें इसे पता चलता है वो है कि जैसे कैसे उसने एक नए खेल का आविष्कार किया। नए खेल का आविष्कार किया जो कि एक बॉल को सूटकेस पे रखकर ढलान से नीचे गिराने के बारे में था। और कैसे जब उसे पानी इतना पसंद था मिजबिल को तो उसने नल खोलना सीख लिया था। जहाँ तक बात है कि वह फ्रेंडली यानी कि मित्रतापूर्ण था, तो कैसे उसने एक बहुत ही अच्छा उसका कितना ज़्यादा लगाव हो गया था लेखक के साथ। और कैसे जब उसे लेखक ने डिब्बे में बंद कर दिया था तो वो बाहर आने के लिए परेशान हो गया था और उसने खुद को हानि पहुंचा ली थी। तो ये सब वो चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि वह एक बुद्धिमान, मित्रतापूर्ण, खुश मिजाज जानवर है जिसे प्यार की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं ऑटर्स के बारे में इस कहानी को पढ़ने के बाद? तो कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं वो है कि ये मस्टलाइन्स समूह का हिस्सा है जिसमें बैजर, वीजल, मंगूज ये सारे यानी कि नेवले और ये सारे जानवर भी होते हैं। हमें पता चला कि इन लोगों को पानी में खेलना और उसे इधर-उधर गिराना पसंद है। हमें साथ ही साथ ये भी पता चला कि जो ऑटर्स होते हैं कैसे जो मिचुअल था यानी कि जो लेखक का ऑटर था वो उसकी जो शरीर था उसके जो शरीर पे फर था या जो उसका शरीर था वह बहुत ही ज़्यादा चिकना था और ऐसी प्रजाति अब ऑटर्स में नहीं मिलती है। हमें पता चला कि ये दलदल में ज़्यादा पाए जाते हैं और अरब जो हैं वह इन्हें अपना पालतू बनाकर रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें ऑटर्स के बारे में पता चली इस कहानी के द्वारा। आई होप आप मेरे साथ-साथ इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। प्रश्न 3, व्हाई इज मिड स्पीशीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर? मिज की जो प्रजाति है, स्पीशीज यानी कि मिज की जो प्रजाति है, अब उसे दुनिया मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से क्यों जानती है? कि मैक्सवेल का ऑटर के नाम से वह क्यों जानती है? तो वह इसीलिए जानती है इस नाम से क्योंकि जब मैक्सवेल अपने मिजविल को जूलॉजिस्ट के पास ले गए थे तो उन्होंने इसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया था क्योंकि यह एक अलग प्रजाति का अलग प्रजाति का ऑटर था क्योंकि इसके बहुत ही चिकनी त्वचा थी।
बहुत ही चिकनी त्वचा थी। तो इसलिए इसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रख दिया गया और इसी नाम से पूरी दुनिया इसे जानने लगी फिर। तो ये कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं चाहती हूँ अगली बार जब हम इसी कहानी को वापस से दोहराएँगे उससे पहले आप एक बार इस कहानी को वापस से पढ़ लें, ताकि आपके लिए आसानी होगी इस कहानी को समझना।